हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो, आप उन सारे ही वीडियो को जाके चैनल पे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे मेरे सारे ही वीडियो पड़े हुए हैं जो भी मैंने अभी तक बनाया है। तो आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र विज्ञान और प्रैक्टिस सेट नंबर है, हमने अभी तक 80 से ऊपर का प्रैक्टिस सेट कर रखा है, अब हम उसके बाद का कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वस्त्र विज्ञान से है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र विज्ञान, और वस्त्र विज्ञान से हम देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन आरंभ हुआ था तो कब हुआ था? 100 बीसी में, 50 बीसी में या 25 बीसी में या फिर कोई नहीं? तो जो रेशम उत्पादन आरंभ हुआ था वो 50 बीसी में हुआ था। जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ तो आप चाहे तो इन सारे ही क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और बाद में ये देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और वीडियो अच्छी लगे या फिर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो आप इसे रिपीट एक दो बार देखेंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएगा और एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा है कि रेशम उत्पादन आरंभ हुआ था, तो ये 50 बीसी में हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन सर्वप्रथम आरंभ हुआ था तो कहाँ से हुआ था? चीन, जापान, भारत या फिर नेपाल? तो जो रेशम उत्पादन है ये सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो ये चीन में आरंभ हुआ था, सर्वप्रथम चीन में आरंभ हुआ था। जो चीन की रानी थी शी लिंगची, इन्हें रेशम की वो क्या बोलते हैं, रेशम की रानी भी बोलते हैं, शी लिंगची जो थी, इन्होंने इन्हीं के कप में सबसे पहले रेशम का कीड़ा गिरा था और उसी से उसको इन्होंने निकाला तो उससे रेशम के धागे निकले गए, वहीं से रेशम का उत्पादन शुरू हुआ, इसलिए रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम चीन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े धोने की जो मशीन है उसका आविष्कार अमेरिका में हुआ था, कब हुआ था? और ये बिजली वाली मशीन के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बिजली ऑलरेडी सबमिट है। जो कपड़े धोने की मशीन है बिजली वाली, इसका आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। ये क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि कपड़े धोने वाली बिजली वाली मशीन का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1850, 1879, 1907 या फिर 1915। तो जो कपड़े धोने की जो मशीन है जो कि बिजली वाली है, इसका आविष्कार 1907 में अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कपड़े धोने की मशीन के आविष्कार का जो श्रेय है इसे किसे जाता है? कपड़े धोने की मशीन का जो आविष्कार का श्रेय ये किसे जाता है? ऑप्शन ए है बुल्स नेल, या फिर ऑप्शन बी है हर्ली मशीन कंपनी, ऑप्शन सी है लुइस एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो कपड़े धोने की मशीन के आविष्कार का जो श्रेय है ये लुइस को जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े धोने की सर्वप्रथम मशीन डैश के नाम से बेची गई, तो सॉफ्ट, थ्रोर, सेम या फिर कोई नहीं। तो जो कपड़े धोने की मशीन थी वो सर्वप्रथम किसके नाम से बेची गई? तो कपड़े धोने की जो मशीन है वो सर्वप्रथम सेम नाम से बेची गई। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप फास्टनर का डैश में आविष्कार हुआ था, तो जिप फास्टनर का कब आविष्कार हुआ था? तो 1891, 1899, 1900 या फिर 1905। तो जिप फास्टनर जो है इसका आविष्कार सन 1981 में हुआ था, 1991 में हुआ था। जिप फास्टनर का आविष्कार सन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के डैश ने सर्वप्रथम जिप फास्टनर बनाया था, तो WL जर्सन ने, सी कार्लसन ने या फिर जे वर्डन ने या फिर कोई नहीं। तो सबसे पहली बात कि जिप फास्टनर का आविष्कार 1991 में हुआ था, ये हमें पता है। दूसरा कि इसका आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किसने किया था? तो ये हो जाएगा WL जर्सन ने। जिप फास्टनर का आविष्कार अमेरिका में सन 1891 ईस्वी में WL जर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंदे कपड़े गर्म पानी में साफ हो जाते हैं क्योंकि
गंदे कपड़े गर्म पानी में साफ हो जाते हैं क्योंकि, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है, यहाँ हमें कूट में आंसर देना है, लेकिन ये सारे ही ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन ए, हम कूट को देख लेते हैं। तो अ में आ जाता है वॉशिंग सोडा पानी व ग्रीस के बीच के तनाव को कम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तेल व पानी का जो घोल है वो बन जाता है, ये भी सही है। कपड़े को रगड़ने से गंदगी निकल जाती है, ये भी सही है। एंड गर्म पानी में यह क्रिया आसान हो जाती है, ये चारों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं, तो 80, 90, 100 या फिर 110। तो जो 1 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेशम के प्रकार पर उसे डैश भागों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है अलसी, ऑप्शन बी है मलबरी, ऑप्शन सी है कृत्रिम या फिर ऑप्शन डी है मलबरी रहित। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। जो रेशम के प्रकार के आधार पर उसे हम डैश भागों में बांटा जा सकता है, तो उसे ऑप्शन ए और स अलसी एवं कृत्रिम रेशम के प्रकार में उसे बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो वस्त्र विज्ञान से है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेशम का उत्पादन एक डैश के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है कीड़ा, ऑप्शन बी है औजार, ऑप्शन सी है मशीन एंड ऑप्शन डी है पेड़। तो इससे पहले ही बता रखा है कि जो चीन की रानी थी सी लिक्ची, इन्हीं के कप में सबसे पहले रेशम का कीड़ा गिरा था, जहाँ से रेशम उत्पादन आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेशम का उत्पादन कीड़े द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का कीड़ा डैश अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन ए है सूक्ष्म अंडा, ऑप्शन बी है लार्वा, ऑप्शन सी है प्यूपा एंड ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे सभी। कई बार इसके क्रम पूछते हैं, तो क्रम में आ जाएगा अंडा, लार्वा, प्यूपा एंड कीड़ा। मैं उतना लिख नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी जब बोर्ड ले लूंगी ना तब अच्छे से लिख के पढ़ाऊंगी। अंडा, लार्वा, प्यूपा और लास्ट में कीड़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो प्यूपा के स्टेज में हमें रेशम प्राप्त होता है ना, वो उच्च श्रेणी का होता है, और जो कीड़े के स्टेज में हमें प्राप्त होता है वो कटा हुआ रेशम हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि प्यूपा में कीड़ा अपना पूरा विकास कर चुका होता है। यह कीड़ा अपने मुंह से कच्चे धागे के रूप में निकालता है तो क्या निकालता है? ऑप्शन ए है अत्यंत बारीक, ऑप्शन बी है बहुत लंबा, ऑप्शन सी है चिपचिपा एंड ऑप्शन डी है मजबूत। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यूपा जो कि कीड़ा है, रेशम का जो कीड़ा वो प्यूपा के स्टेज में तक उसका पूरा विकास हो चुका था और वह अपने मुंह से डैश कच्चे धागे निकालता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अत्यंत बारीक, बहुत लंबा, चिपचिपा, मजबूत कच्चे रेशम के धागे वो निकालता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्यूपा जिसके ऊपर धागा लपेटा जाता है उसे डैश कहते हैं। प्यूपा जिसके ऊपर धागा लिपटा रहता है उसे डैश कहते हैं। तो लार्वा, कुकुन, कीड़ा या फिर कोई नहीं। तो जो जिस पे धागा लिपटा रहता है वो कीड़ा होता है, क्योंकि कीड़ा अपने बॉडी के ऊपर धागा लिपटा रहता है। लेकिन जब वो धागा लपेट के कम्प्लीटली कवर हो जाता है तो उसे हम कोकून के नाम से जानते हैं। तो इस पे पूछ रहा है कि जिसके ऊपर धागा लिपटा रहता है तो उसे हम कीड़ा कहेंगे, और प्यूपा जिसके ऊपर जब वो धागा लपेट के कवर हो जाता है तो उसे हम कोकून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि डैश पर अधिकतर रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। तो हथकरघा, मशीन, बुनकर या फिर होजरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हथकरघा पे अधिकतर रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश स्थानों पर रेशमी वस्त्र हथकरघों के बुने होते हैं।
तो चंदेरी, मद्रास, बंगाल या फिर भागलपुर। नीचे हमें कूट में आंसर देना और कूट में हो जाएगा ये सारे ही। चंदेरी, मद्रास, बंगाल और भागलपुर, इन सारे ही स्थानों के रेशमी वस्त्र हथकरघों से बुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावटी ढंग से बनाया जाने वाला रेशम होता है तो मोटा, खुरदुरा, कृत्रिम या फिर महंगा। तो जो हम बनावटी ढंग से बनाते हैं रेशम, ये कृत्रिम होता है, चूंकि क्योंकि पूछ रहे बनावटी ढंग से, तो ये कृत्रिम। अच्छा, कृत्रिम रेशम के नाम से हम किसे जानते हैं, मैं आगे एक दो क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता दूंगी। तब तक अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम अपने किन विशेषताओं के बारे में जाना जाता है। तो सुंदरता, कोमलता, गर्मी के गुण एवं सभी। तो रेशम अपने किन गुण के कारण जाना जाता है, तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी। रेशम की सुंदरता, इसलिए रेशों की रानी रेशम को कहते हैं और रेशों का राजा कपास को कहते हैं। सुंदरता के कारण, क्योंकि उसकी जो शाइनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। उसकी कोमलता, उसकी जो गर्मी के गुण हैं ये अलग होते हैं अन्य रेशों से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के घोल से रेशम अधिक चमकदार हो जाता है। तो हल्का क्षार, हल्का अम्ल, नील एवं स्टार्च। तो जो हल्का अम्ल होता है, इसके जो घोल से रेशम के जो धागे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि रेशम वातावरण की डैश प्रतिशत नमी को बिना गीला प्रतीत हुए ही ग्रहण कर लेता है। तो जो रेशम है, रेशम वातावरण की डैश प्रतिशत नमी को बिना गीला प्रतीत हुए ही ग्रहण कर लेता है। तो ये हो जाएंगे ये क्या होंगे, 10 से 50, 10 से 40, 10 से 30 या फिर 10 से 20। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, 10 से 30। रेशम वातावरण की 10 से 30% नमी को बिना गीला प्रतीत हुए ही ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण के कारण रेशम तंतु डैश होते हैं। तो नष्ट, साफ, चमकीले या फिर कोई नहीं। तो घर्षण के कारण रेशम के जो तंतु होते हैं ये चमकीले हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप में अधिक देर तक रखने से सफेद रेशम में डैश आ जाता है। चमकीलापन, पीलापन, सिकुड़न या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 22 और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलापन। धूप में अगर हम अधिक देर तक रेशमी वस्त्रों को सुखाते हैं तो उसमें पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेशमी वस्त्र हैं वो धोने के लिए डैश पानी का उपयोग करते हैं। तो उबलते, गर्म, गुनगुने या फिर ठंडे। तो रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए हमें गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रेशमी व ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए ऐसे साबुन का उपयोग होना चाहिए जिसमें डैश ना मिला हो। तो खुशबू, रंग, कास्टिक सोडा या फिर कोई नहीं। तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं इन्हें धोने के लिए हमें ऑप्शन नंबर सी, कास्टिक सोडे का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि डैश भी रेशमी वस्त्रों को अच्छे से स्वच्छ कर देता है। तो ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है गुनगुना पानी एंड ऑप्शन डी है रीठे का पाउडर।
तो रेशमी वस्त्रों को स्वच्छ कर देता है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रीठे का पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूटने व कस कर निचोड़ने का तरीका रेशम के लिए डैश है। तो अनुरूप, विपरीत, ठीक ठीक या फिर कोई नहीं। तो कूट कर एवं कस कर निचोड़ने से रेशमी वस्त्र खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के जो तंतु की दृढ़ता एवं सुंदरता के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट में हमें कूट में आंसर देना है एक्चुअली। तो यहाँ पे हो जाएंगे, रेशम के जो तंतु है उसकी दृढ़ता एवं सुंदरता के लिए हमें नींबू के कुछ बूंदे, एसिटिक अम्ल एवं आलू के रस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाले पेज थोड़े धुंधले हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमी वस्त्र को धोने के उपरांत डैश स्थान पर सुखाना चाहिए। तो धूप में, छायादार जगह, हैंगर या फिर कोई नहीं। तो जो रेशमी वस्त्र है इसे धोने के उपरांत हमें छायादार जगह पर सुखाना चाहिए, क्योंकि धूप में सुखाने पे इसमें पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि धूप में रेशम के जो तंतु हैं वो डैश हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है रंगीन, ऑप्शन बी है कमजोर, ऑप्शन सी है सिकुड़न एंड ऑप्शन डी है चमकीला। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो यहाँ आंसर सी सही हो जाएगा कि धूप में रेशम के जो तंतु है उससे रंगीन एवं कमजोर हो जाते हैं। रंगीन इसलिए क्योंकि उनमें पीलापन आ जाता है और उनके धागे कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस करने वाले रेशमी वस्त्र में डैश होना चाहिए। तो कड़कपन, सूखापन, गीलापन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कड़कपन। प्रेस करने वाले रेशमी वस्त्र में कड़कपन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास का ज्ञान भारत को डैश बीसी से है। तो 1000, 2000, 3000 या फिर 4000। तो कपास का ज्ञान भारत को 1000 बीसी से है। अभी हमने देखा था कि जो रेशम है इसका उत्पादन कब आरंभ हुआ था, तो लगभग 50 बीसी से। और कपास का ज्ञान भारत को लगभग 1000 बीसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के पौधे का उपयोग डैश के लिए होता है। तो वस्त्र के लिए, गाय भैंस का खाद के लिए, तेल के लिए या फिर सभी के लिए। तो जो कपास के पौधे का उपयोग है वो वस्त्र के लिए भी हम करते हैं, तेल के लिए भी करते हैं, हम गाय भैंस के खाद के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के मुख्य कपास उत्पादन करने वाले देश हैं। तो अमेरिका, चीन, भारत या फिर इजिप्ट। तो यहाँ नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर है 33, विश्व की मुख्य कपास उत्पादन करने वाले देश में कौन से है। तो यहाँ पे कूट में हो जाएंगे इशारे, अमेरिका, चीन, भारत एवं इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत के उत्पादन की 50% जूट डैश में उगता है। तो उड़ीसा, त्रिपुरा, असम या फिर बंगाल। तो जो भारत में जूट का उत्पादन होता है इसका 50% हिस्सा बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जूट की उपज डैश होती है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर उड़ीसा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही। भारत में जूट का उपज आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम एवं उड़ीसा, इन चारों ही जगहों पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण भारत वर्ष में जूट की डैश मिले हैं। तो 50, 60, 70 एवं 80। तो पूरे भारत वर्ष में जो जूट की मिले हैं वो लगभग 60 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने जमाने में कैलिको कपड़ा डैश प्रदेश में लाया जाता था। तो आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर कोई नहीं। तो पुराने जमाने में कैलिको कपड़ा केरल प्रदेश से लाया जाता था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों के लिए डैश कपड़ा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सूती, नायलॉन, एक्रिलिक या फिर पॉलिस्टर। तो गर्मियों के लिए कौन सा कपड़ा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एक्रिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत कपड़ा होता है। तो नायलॉन, सूती, एक्रिलिक या फिर पॉलिस्टर। तो सबसे मजबूत कपड़ा एक्रिलिक होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपड़ों को सबसे कम
प्रेस एवं धोबी की आवश्यकता होती है? तो रेयॉन, सिल्क, सूती या फिर पॉलिस्टर। तो जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं इन्हें सबसे कम प्रेस एवं धोबी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूती कपड़ा जलता है तो डैश बास आती है? तो कागज के जलने की बास आती है, अम्ल की बास आती है, बाल जलने की बास आती है या फिर रसायन की बास आती है? तो जब सूती कपड़ा जलता है तो उससे कागज जलने जैसी बदबू आती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बाल जलने की बदबू रेशम के रेशे से जलने से आती है, क्योंकि रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है और प्रोटीन युक्त कोई भी रेशा अगर जलेगा तो उससे बाल जलने जैसी बदबू आएगी, और सेलुलोजिक युक्त कोई भी रेशा जलेगा तो उससे कागज के जलने जैसी बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंथेटिक कपड़े को जब आग के पास लाया जाता है तो वह घुंघराले हो जाते हैं, पिघल कर घट जाते हैं, आग पकड़ लेता है परंतु पिघलता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पिघल कर घट जाता है। जब सिंथेटिक कपड़े को आग के पास लाया जाता है तो वो पिघल कर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि रेयॉन जलने के बाद बची राख डैश होती है? तो कड़क दाने जैसी पीसी नहीं जा सकती, दाना पीसा जा सकता है, हल्की काली परत जैसी हल्की, कम व हल्की। रेयॉन जलने के बाद जो बची हुई राख है वो कैसी होती है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कम हो जाती है एवं हल्की हो जाती है। नेक्स्ट है कि खुली बुनाई वाले कपड़े जिसमें बड़े आयतकार डिजाइन होते हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो लेस, नेट, ब्रेड या फिर निट। तो जो खुली बुनाई के जो कपड़े होते हैं जिसमें बड़े आयतकार डिजाइन होते हैं उन्हें हम नेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनाई के लिए यार्न का डैश नंबर होना आवश्यक है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4 नंबर? तो बुनाई के लिए यार्न का 2 नंबर होना आवश्यक होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुने कपड़ों में डिजाइन बनाया जाता है यार्न की भिन्नता से, बुनाई से, केवल ब और ब दोनों या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर है 46 का आंसर क्या होगा कि बुने कपड़ों में डिजाइन बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और ब दोनों यार्न की भिन्नता से भी और बुनाई से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम टेक्सटाइल मिल 1818 में डैश स्थान पर प्रारंभ हुई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलोर? तो जो भारत में प्रथम टेक्सटाइल मिल, सबसे पहली बात कि भारत में प्रथम टेक्सटाइल मिल कब प्रारंभ हुआ? तो 1818 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूती कपड़ों की करीबन डैश मिले हैं? तो 1000 मील है, 1200 मील है, 1485 मील है या फिर 1624 मील है? तो भारत में सूती कपड़ों की करीबन 1624 मीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मीलों द्वारा अब भारत में कपड़े उत्पादन का डैश प्रतिशत कपड़ा बनाया जाता है? तो मीलों द्वारा अब भारत में कपड़े उत्पादन का 6% कपड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पावर लूम जो होता है, पावर लूम कपड़ा उत्पादन में योगदान देता है डैश प्रतिशत? तो कितने प्रतिशत? 30%, 37%, 47% या फिर 55%? तो पावर लूम कपड़े उत्पादन में 55% योगदान देता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि होजरी द्वारा उत्पादन का डैश भाग बनता है? तो 16, 17, 18 या फिर 19? तो होजरी द्वारा उत्पादन का 16% भाग बनता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडलूम डैश जो कि भारत का एक लोकप्रिय उत्पादन है, कपड़ा उद्योग का डैश प्रतिशत भाग बनाता है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 23 एंड ऑप्शन डी है 29। तो हैंडलूम जो कि भारत का एक
प्रिय उत्पादन है। कपड़ा उद्योग का 23% भाग बनाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव उत्पादित यान उद्योग के लिए 10% माल उपलब्ध कराती है। तो 10, 20, 30 या फिर 40। तो मानव उत्पादित यान उद्योग के लिए 30% माल उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टेक्सटाइल उद्योग एक्सपोर्ट का 10% भाग बनाता है। तो 10, 20, 30 या फिर 40। तो टेक्सटाइल उद्योग एक्सपोर्ट का 30% भाग बनाता है। सॉरी, एक्सपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिल्क का उत्पादन दुनिया में डैश समय से हो रहा है। तो 2640 बीसी, 2620 बीसी, 2660 बीसी या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सिल्क का उत्पादन दुनिया में 2640 बीसी समय से पहले हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ही लिंग सी ने सिल्क के कीड़े से धागे निकालने की परंपरा डैश जगह से शुरू किया था। तो कोरिया, तिब्बत, चीन या फिर जापान। तो यहाँ पे चीन ने किया था, इसलिए इसे रेशम की रानी भी कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने डैश सालों तक सिल्क बनाने की विधि का राज दुनिया से छुपा कर रखा था। तो 1000, 2000, 2500 या फिर 3000। तो चीन ने लगभग 3000 साल तक सिल्क बनाने की जो विधि है इसका राज दुनिया से छिपा के रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के बाद सिल्क बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ डैश देशों में। तो जापान, भारत, ईरान या फिर सभी। तो जो चीन के बाद सिल्क बनाने का कार्य इन सभी देशों में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क का कीड़ा डैश पेड़ की पत्तियों पर अंडे देता है। तो आम, पीपल, मलबरी या फिर शहतूत। तो जो सिल्क का कीड़ा है वो मलबरी पेड़ की पत्तियों पर अंडे देता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के दौर में सिल्क का कीड़ा डैश बार त्वचा बदलता है। तो 4 बार, 3 बार, 2 बार या फिर 1 बार। तो विकास के दौर में सिल्क का कीड़ा 4 बार त्वचा बदलता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी बार त्वचा उतारने के बाद कीड़ा की लंबाई कितनी होती है। तो 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर या फिर 5 से 9 सेंटीमीटर। तो जब आखिरी बार त्वचा उतारने के बाद जो कीड़े की लंबाई होती है वो 5 से 9 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे से बाहर निकलने के 30 दिन के बाद कीड़ा विकसित करता है डैश सिल्क बनाने वाला ग्रंथिया। तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो जब अंडे से बाहर निकलने के 30 दिन बाद कीड़ा विकसित करता है एवं 2 सिल्क बनाने वाली ग्रंथियाँ मतलब उसके 30 दिन बाद जो उसके नाक के पास 2 छिद्र होते हैं वो 30 दिन के बाद विकसित हो जाते हैं और वहाँ से सिल्क जो उसके लार है वो निकलने लगते हैं। लार एवं प्रोटीन, गोंद एवं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़े के कोकून से सिल्क निकालने के लिए उसे डैश में डाल देते हैं और धीरे धीरे छोर पकड़कर धागा निकालते हैं। तो बोतल में, डलिया में, गर्म पानी में या फिर ठंडे पानी में। तो कीड़े के जो कोकून है उससे सिल्क निकालने के लिए गर्म पानी में डालते हैं। सी जो थी उनके गर्म चाय में ही तो कीड़ा गिरा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम वस्त्र का उपयोग शरीर को डैश के लिए करते हैं। तो स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, निरोग के लिए एवं सभी के लिए। तो यहाँ पे हो जाएंगे सभी। वस्त्र का उपयोग हम इन सभी के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों का चुनाव करते समय हम उनकी डैश ध्यान रखते हैं। तो सुंदरता का, गुण का, मूल्य का, उपयुक्तता का। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। वस्त्र का चुनाव करते समय हम उनकी सुंदरता देखते ही हैं, क्वालिटी देखते ही हैं, मूल्य देखते ही हैं और उसका उपयोग देखते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि हमारी आय का लगभग 10% भाग वस्त्र पर व्यय होता है। तो 10%, 12%, 15 या फिर 16। तो
तो लगभग 16% भाग हम वस्त्र पे व्यय कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हम मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करते हैं, इससे हमारा डैश भी स्थिर रहता है। तो तापक्रम, क्रियाएं, उत्तेजनाएं या फिर कोई नहीं। तो हम मौसम के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करते हैं, तो इससे हमारा जो तापक्रम है वो स्थिर रहता है। जैसे ठंडी के मौसम में हम गर्म कपड़े और गर्मी के कपड़े मौसम में हम ठंडे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों पाल का प्रयोग कपड़ों में अधिक डैश लाने के लिए किया जाता है। तो कड़क, सफ़ेदी, शक्ति या फिर कोई नहीं। तो जो तीनों पाल है इसका प्रयोग कपड़ों में अधिक सफ़ेदी लाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन एक मानव उत्पादित सूत का आविष्कार डैश ने किया था। तो चीनी राजा ने, डब्ल्यू कैरुथस ने, ग्रीस के राजा ने या फिर कोई नहीं। तो नायलॉन एक मानव उत्पादित सूत का जो आविष्कार है वो डब्ल्यू कैरुथस ने किया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल की जटा से बना सामान को डैश कहते हैं। तो नायलॉन, पॉलिस्टर, कोयर या फिर कोई नहीं। तो जो नारियल की जटा से बना हुआ सामान होता है उसे हम कोयर कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोयर के तंतु के गुण हैं वो डैश जो कि इसे लोकप्रिय बनाते हैं। तो यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोयर के जो तंतु हैं इसके गुण पानी प्रतिरोधक होते हैं, आसानी से नहीं सड़ते, नमी व कीड़े का प्रतिरोध करते हैं और टिकाऊ रहते हैं। जो नारियल के जट्टे से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के जट्टे से धागा बनाने की रीत वही पुरानी है जो सदियों से चली आ रही है। वह कौन सी है। तो तंतु को ऐंठन देना, चरखा पे कताई करना, केवल ब या फिर अब दोनों। यहाँ अब दोनों हो जाएंगे। जो नारियल की जटा से धागा बनाने की जो रीत है वो वही पुरानी है जो सदियों से चली आ रही है। हम तंतु को ऐंठन देते हैं और उसे चरखे पे कटाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयर से बने मैट व कालीन डैश द्वारा बनाए जाते हैं। तो मशीन, चरखा, लूम या फिर कोई नहीं। तो जो कोयर से बने जो कि नारियल के छिलके से बने होते हैं, अभी हमने देखा नारियल की जटा के सामान से बने सामान को कोयर कहते हैं। तो वही जो कोयर होते हैं नारियल के जटा से बने होते हैं और इसके जो बने मैट या फिर कालीन लूम द्वारा बनाए जाते हैं और जो नारियल के छाल से बनते हैं उससे हम मैट, कालीन यही सब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कोयर है, कोयर के फर्श पर बिछाने के सामान के गुण हैं डैश है, सुंदर रंग, आकर्षक डिजाइन, सिलवटें नहीं पड़ना और 100% मोथ प्रतिरोधक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे हमें कूट में आंसर देना था। जो कोयर के फर्श पर बिछाने के जो समान गुण हैं वो है सुंदर रंग, आकर्षक डिजाइन, सिलवटें न पड़ना एवं 100% मोथ प्रतिरोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोयर से बने भारतीय सामान निर्यात होते हैं डैश देशों में। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क एवं इटली, इन सारे ही जगहों पे कोयर के बने भारतीय सामान निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तंतु के प्राथमिक गुणों के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो लंबाई, चौड़ाई, अनुपात, तंतु शक्ति, लचीलापन या फिर काटने की क्षमता। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तंतु के प्राथमिक गुणों के अंतर्गत देखा जाता है लंबाई, चौड़ाई का अनुपात, तंतु शक्ति, लचीलापन एवं काटने की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तंतु की मुख्य गुण जो होने चाहिए पर जरूरी नहीं है वो है तो भौतिक आकार, रंग, चमक, नमी सोखना एवं सूखना। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी। तंतु के अमुख्य गुण जो कि होने चाहिए पर जरूरी नहीं है वो है भौतिक आकार, उसका रंग, चमक, नमी सोखने एवं सूखने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कपास के तंतु हैं वो गोलाकार होते हैं और इनकी जो लंबाई है वो होती है। सबसे पहले तो कपास के जो तंतु होते हैं वो गोलाकार होते हैं, ये हमें जानना है। फिर उसके बाद जो इनकी लंबाई है वो कितनी होती है, तो डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं। 1.5 से 2 इंच होती है। जो कपास के तंतु है इसकी ये लंबाई में होते हैं और इसकी जो लंबाई होती है ये गोलाकार होते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 से 2 इंच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अम्ल सूती कपड़े को कमज़ोर कर देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या फिर कोई नहीं। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ब दोनों। हाइड्रोक्लोरिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल सूती कपड़े को कमज़ोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिल्क के कीड़े की लंबाई 1.5 इंच होती है, तो 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच या फिर 1 इंच। तो जो सिल्क के कीड़े की लंबाई होती है ये 3 इंच होती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क का कीड़ा कोकून बनाने के लिए पीली या फिर सफ़ेद सिल्क का धागा बनाता है जिसकी लंबाई होती है, तो उसकी लंबाई 1000 यार्ड होती है। सिल्क का कीड़ा कोकून बनाने के लिए पीला या फिर सफ़ेद सिल्क का धागा बनाता है जिसकी लंबाई 1000 यार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क का धागा डैश तो बाहर थूकता है, स्वयं पर लपेटता है, पेड़ की छाल पर, डाल पर लटक कर बांध कर लटक जाता है या फिर कोई नहीं। तो जो सिल्क का कीड़ा है वो सिल्क के धागे को स्वयं पर लपेटता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट विश्व भर में डैश देश सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। जो बांग्लादेश है इसमें जूट का उत्पादन जो है विश्व भर में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमदा हस्तकला, शक्ति करघा, क्रोशिया, सिलाई और बुनाई की मशीन द्वारा वस्त्र निर्माण के पश्चात उनके रूप में परिवर्तन लाने के लिए अंतिम प्रक्रियाएं की जाती है जिन्हें डैश कहा जाता है, तो रंगाई, प्रेस, विरंजन या फिर परिसज्जा। तो नमदा हस्तकला, शक्ति करघा, केशी सिलाई और बुनाई की मशीन द्वारा जो वस्त्र निर्माण के पश्चात उनके रूप में जो परिवर्तन लाने के लिए अंतिम प्रक्रियाएं की जाती है उन्हें हम परिसज्जा कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के वस्त्र विज्ञान के पूर्व अथवा पश्चात तंतुओं की प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर करना ही डैश कहलाता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निघर्षण। वस्त्र निर्माण के पूर्व अथवा पश्चात तंतुओं की प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर करना ही निघर्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्र पर निघर्षण करने के लिए कपड़े की जो सतह को चिकना बनाने के लिए डैश चरणों से गुजरना पड़ता है, तो सतह को झुलसाना, मॉडी हटाना, साफ करना या फिर सभी। तो वस्त्र पर निघर्षण करने के लिए कपड़ों की सतह को चिकना बनाने के लिए हमें इन सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। सतह को झुलसाना, मॉडी हटाना और साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तकरघे तथा शक्ति करघे से जब वस्त्र को बुना जाता है तो वह फुज्जीदार हो जाता है। ऊंची डैश से वस्त्र को निकालकर उसकी सतह पर निकले हुए रेशे को झुलसा दिया जाता है। तो गैस, गर्म प्लेट, स्टीम या फिर कैलेंड्रिम। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, नीचे में कूट में आंसर देना है, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि हस्तकरघे तथा शक्ति करघे से जब वस्त्रों को बुना जाता है तो वह फुज्जीदार हो जाता है और ऊंची डैश से और ऊंची गैस या फिर गर्म प्लेटों से वस्त्र को निकालकर उसकी सतह पर निकले हुए रेशे को झुलसा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र को बनाने के पश्चात स्वच्छ किया जाता है, इसके लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। 3 से 4% सोडा ऐश, कास्टिक सोडे के साबुन, टर्की रेड तेल
या फिर सभी। तो सूती वस्त्रों को बनाने के पश्चात स्वच्छ किया जाता है। इसके लिए 3 से 4% सोडा एस, कास्टिक सोडा का साबुन, टर्की रेड तेल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत से तंतु बनाया जाता है, यह प्रक्रिया कताई द्वारा होती है। तंतु में उपस्थित डैश इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होता है। तो अशुद्ध या ऐंठन, मोम या फिर कोई नहीं। तो सूत से तंतु बनाया जाता है, यह प्रक्रिया कताई द्वारा होती है। तंतु में उपस्थित मोम इस प्रक्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सू के तंतुओं को निघर्षण किया जाता है, तो उस समय इनके तंतुओं में डैश प्रतिशत तक भार में कमी आ जाती है। ऑप्शन ए है 5 से 9%, ऑप्शन बी है 5 से 4%, ऑप्शन सी है 3 से 4% एंड ऑप्शन डी है 5 से 9%। तो सूत के तंतुओं को निघर्षण किया जाता है, तो उस समय इनके तंतुओं में 5 से 9% भार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलन के लिए विरंजन प्रक्रिया को डैश दोहराया जाता है। तो रात्रि भर, दिन भर, बार बार या फिर कोई नहीं। तो जो लिनन है इसकी विरंजन प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन में उपस्थित प्राकृतिक व अप्राकृतिक अशुद्धियां हो सकती हैं। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो ऊँट में उपस्थित प्राकृतिक और अप्राकृतिक अशुद्धियां ऑप्शन ए धूल, श्वेत, भूसा एवं घास के तिनके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन को डैश अवस्था में निघर्षण किया जाता है। तो वस्त्र, कच्ची, तंतु या फिर कोई नहीं। तो जो ऊन है उन्हें कच्ची अवस्था में निघर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन से वसीय पदार्थ को हटाने के लिए डैश चरणों से गुजरना पड़ता है। तो क्षार का संतृप्त घोल 60 से 40 डिग्री तक उबालना, प्रेस करना, पतले पेपर में डालकर रखना। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवशोध सारे ऊन से वसीय पदार्थ को हटाने के लिए क्षार के संतृप्त घोल का प्रयोग करते हैं, 60 से 40 डिग्री तक उबालते हैं, प्रेस करते हैं, पतले पेपर में डालते भी हैं। इन सब का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेशम का कड़ापन तथा पीलापन उसमें उपस्थित डैश के कारण होता है। तो अशुद्धियों के कारण, कीड़े के लार के कारण, वसीय पदार्थ के कारण या फिर रंग कण के कारण। तो जो रेशम का कड़ापन और पीलापन उसमें उपस्थित होता है, ये वसीय पदार्थ के कारण होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उदाहरण है ऑक्सीडाइजिंग कर्मक की। ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोरेट की, ऑप्शन सी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ऑप्शन डी है सोडियम परबोरेट की। नीचे में कूट में आंसर देना है। कूट में हो जाएगा अवशोध। ये सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही का मिलान करना है। सही का हमें मिलान करना है। तो इसमें सही है ऑप्शन ए NaCl, ग्लूकोज का। बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख अपचयन प्रतिकर्मक है। तो प्रमुख अपचयन प्रतिकर्मक क्या है? जिंक डस्ट, पोटेशियम पर सल्फेट, सोडियम क्लोरेट या फिर सोडियम बाइसल्फाइड। तो प्रमुख अपचयन प्रतिकर्मक है ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीलन को विरंजन करने की प्रक्रिया के विषय में डैश सत्य है। नीचे हमें कूट में आंसर देना और यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। नीलन को विरंजन करने की प्रक्रिया के विषय में तीव्र रसायन पदार्थों का बुरा प्रभाव, कई बार विरंजन प्रक्रिया की आवश्यकता, रसायन सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं पेरोक्साइड का सत्य है। इन सब का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुप्रमोनियम तथा विस्कोस रेयन पर डैश के पतले घोल से विरंजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सोडियम परबोरेट या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कुप्रमोनियम तथा विस्कोस रेयन पर सोडियम हाइपोक्लोराइड के पतले घोल से विरंजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेयन पर डैश रासायनिक विरंजन का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो पोटेशियम पर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कोई नहीं। तो रेयन पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रासायनिक विरंजन का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश रासायनिक विरंजन का नायलॉन के तंतुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी है पैराऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन डी है पोटेशियम क्रोमेट। तो यहाँ हमें कूट में आंसर देना है और आंसर हो जाएगा कि डैश रासायनिक विरंजकों का नायलॉन के तंतु पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड पैराऑक्साइड। इसका नायलॉन पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, नायलॉन के धागे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऊन को विरंजन की बहुत कम आवश्यकता होती है। इस पर प्रयोग किया गया विरंजन होता है डैश होता है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऊन को विरंजन की बहुत कम आवश्यकता होती है और इस पर प्रयोग किया गया विरंजन सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वानस्पतिक साधनों से प्राप्त रंग हो सकते हैं। तो वानस्पतिक साधनों से प्राप्त रंग कौन कौन से हो सकते हैं? तो आंवला, कत्था, हरड़ एवं मेहंदी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये सारे ही वानस्पतिक साधनों से प्राप्त रंग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर में पाई जाने वाली मछली से रंग प्राप्त किया जाता है। तो कैसा रंग प्राप्त किया जाता है? तो वहां से हम जामुनी कलर का रंग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकस या फिर केकती नामक मादक कीड़े से डैश रंग बनाया जाता है। तो कोकस या केकती नामक मादक कीड़े से कोकनियल रंग बनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म भाप में कैकरस कीड़ों को एकत्रित करके डाल दिया जाता है। इनसे एक प्रकार का रस निकलता है, उससे डैश रंग बनाए जाते हैं। तो स्कारलेट, क्रिम्सन, नारंगी, ऑप्शन डी ये सारे ही गर्म भाप से कैकरस कीड़े को एकत्रित करके डाल दिया जाता है और इनसे ये सारे ही रंग निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा डैश रंग को बनाया जाता है। तो विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा संश्लिष्ट रंग को बनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लिष्ट रंग बनाने का महत्वपूर्ण कार्य 1856 में डैश ने किया था। तो संश्लिष्ट रंग बनाने का महत्वपूर्ण कार्य 1856 में हेनरी विलियम पार्किन ने किया था। सबसे पहले तो संश्लिष्ट रंग बना कब? तो 1856 में, और बनाने का महत्वपूर्ण कार्य ये इन्होंने किया था, हेनरी विलियम पार्किन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप डैश संश्लिष्ट रंग बनाए जा चुके हैं। तो 2000, 1500, 1200 या फिर 1000। तो क्वेश्चन नंबर 110 है और 110 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आजकल वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप 2000 संश्लिष्ट रंग बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष रंगों का प्रयोग डैश से बने वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। रेयन, ऊन, सूत या फिर सिल्क। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सूत। प्रत्यक्ष रंगों का प्रयोग सूत से बने वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष रंगों का गुणों के विषय में कह सकते हैं। तो सस्ते, रोशनी हानि नहीं, रंग पक्का एवं चमकदार। तो प्रत्यक्ष रंगों का गुणों के विषय में ऑप्शन नंबर सी और ब सस्ते एवं रोशनी हानि नहीं कह सकते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों पर पक्का प्रत्यक्ष रंग चढ़ाने के लिए डैश रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम या फिर सभी। तो वस्त्रों पर पक्का प्रत्यक्ष रंग चढ़ाने के लिए इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं, एसिटिक एसिड का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एवं सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड रंग का उपयोग डैश वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे हमें कूट में आंसर देना है। यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अवश्य। सूती, रेशमी एवं ऊनी रेशों को रंगने के लिए एसिड रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसिड रंग डैश के कार्बन युक्त लवण होते हैं। तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर उपरोक्त सभी। तो जो एसिड रंग है ये पोटेशियम के कार्बन युक्त लवण होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुनियादी रंजक द्वारा डैश रंगे जाते हैं। तो बुनियादी रंजक द्वारा क्या रंगा जाता है, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। यह आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमड़ा, कागज, टोपियाँ एवं पगड़ियाँ। बुनियादी रंजक द्वारा चमड़ा, कागज, टोपी एवं पगड़ियों को रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रंग बंधक रंग जो कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं इनका विशेष गुण है। तो पक्का रंग, चमकीला रंग, गहरा रंग या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पक्का रंग। रंग बंधक जो कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं इनका विशेष गुण होता है कि ये पक्के रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग बंधक रंगों से कपड़ों को रंगने से पहले रंग बंधक प्रक्रिया की जाती है। इसका कारण है कि रंग डैश हो सके, पक्का, चमकीला, आत्मसात या फिर कोई नहीं। तो जो रंग बंधक है, रंग बंधक रंगों से कपड़े रंगने से पहले इसे रंग बंधक किया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि रंग बंधक रंगों को कपड़े रंगने से पहले रंग बंधक किया जाता है या फिर नहीं, तो किया जाता है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जो रंग है वो आत्मसात हो सके। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्रोम है, क्रोम लवण रंग बंधक रंग के लिए डैश है। तो जरूरी, धातु यौगिक, चमकदार या फिर पक्कापन। तो क्रोम लवण रंग बंधक रंगों के लिए ऑप्शन नंबर बी बशद, ये सारे ही सही हैं। धातु यौगिक, चमकदार एवं पक्कापन। क्रोम लवण रंग बंधक के लिए धातु यौगिक, चमकदार एवं पक्केपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाट रंग का डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रोशनी का, ब्लीचिंग का, धूप का या फिर धुलाई का। तो जो वाट रंग है इन पे किसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। रोशनी, ब्लीचिंग, धूप या फिर धुलाई, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाट रंगों द्वारा रंगा जाता है। तो तौलिया, मेजपोश, कृत्रिम रेशम या फिर सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। वाट रंगजकों द्वारा इन सब को रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1879 में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा वाट रंग का आविष्कार हुआ। सबसे पहले तो वाट रंग का आविष्कार कब हुआ, तो सन 1879 में, 79 में। और डैश सर्वप्रथम वाट रंग है तो क्या है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जा चुका है टीजीटी 2021 में कि वाट रंजक इनमें से कौन से हैं, और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडिको। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वाट रंजक का आविष्कार कब हुआ था, तो सन 1879 ईस्वी में। एंड किन प्रक्रियाओं द्वारा वाट रंजक का आविष्कार किया गया, तो रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ वाट रंजक हैं, कौन से इसमें वाट रंजक है, तो शिवा फान रंग, एडेनसीन, शिबा रंग एवं सभी। तो कुछ वाट रंग, ये सारे ही वाट रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश रंग वनस्पतिक तंतुओं से बने वस्त्रों पर किया जाता है। ये रंग पानी में नहीं धुलते। तो एसिड, गंधक, बुनियादी या फिर वाट, तो यहाँ पर हो जाएंगे गंधक।
गंधक रंग वनस्पति तंतुओं से बने वस्त्रों पर किया जाता है और ये रंग पानी से नहीं धुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अघुलनशील होते हैं लेकिन इन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा घुलनशील बनाया जा सकता है जो तंतुओं में आसानी से प्रविष्ट हो जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णक। वर्णक जो अघुलनशील होते हैं लेकिन इन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा घुलनशील बनाया जा सकता है जो कि तंतुओं में आसानी से प्रविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एवं लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे टॉपिक वस्त्र विज्ञान से। वस्त्र को रंगना क्रॉस रंगाई एवं डैश स्थिति की रंगाई है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र बुनाई के बाद की रंगाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। आज लगभग हमने 126 क्वेश्चन देखे वस्त्र विज्ञान से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और उससे अच्छे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। और अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है। और वीडियो अच्छी लगे तो जिस भी ग्रुप में आप मिलके साथ में तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।